ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, और जो लोग भी हमें देख पा रहे हैं उनका बहुत स्वागत है। ठीक है, तो एक बार क्लास को अगर कोई देख पा रहा है तो क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आई होप कि अभी सभी को क्लियर दिख रहा होगा, और जो लोग भी देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, और हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं आज कौन सी भारतीय संस्कृति पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बोर्ड में हम बहुत थोड़ी सी चीज़ें लिखेंगे, और बोर्ड पर कुछ खास चीज़ें नहीं लिखेंगे, फिर भी जो चीज़ें हम आपको समझाएंगे उनको समझने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृति थी, उस समय की क्या व्यवस्था थी, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, सुपर आशीष गुप्ता भी आ चुके हैं और दिव्या भी आ चुकी है, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होगा। दरअसल हम आज चर्चा इस बात पे करने आए हैं, हम आज चर्चा इस बात पर करना चाहते हैं कि देखिए, ब्लड से कोई खास वास्ता नहीं रहेगा, सिर्फ आपको हमारी बातें ही सुननी है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको वही सुनना है, उसके बाद कुछ खास लिखने वाली चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो जो लोग भी आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा इस बात पे रहेगा, कौन सी बात पर रहेगा? इस बात पे रहेगा कि आज का टॉपिक हमारा इस बात पे रहेगा कि जिस समय पर अंग्रेज नहीं आए थे, जिस समय पर हमारे पास अंग्रेजी शिक्षा नहीं थी, जिस समय हमारे पास ये तकनीकी वाली गाड़ियां नहीं थी, जिस समय हमारे पास ये तकनीकी वाला जो मेडिकल सिस्टम है ये नहीं था, जिस समय ये साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी, जिस समय ये मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती थी, तो उस समय भारत में कौन से प्रावधान थे, कौन से सिस्टम्स थे, और तब भी भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। तो उस समय लोग कौन सी शिक्षा ग्रहण करते थे, कौन सी नौकरी कर लेते थे, कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाते थे, जिससे कि वो हमेशा संपन्न रहते थे, उनके घर में सोना चांदी भरा रहता था, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। आपके मन में कभी ये प्रश्न उठा है, आज हमारे पास इतनी ज्यादा तकनीक होने के बावजूद भी हम पिछड़े हुए हैं, क्या कारण है? तो उस तरह के जितने भी कारण हैं, और फिर क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर कैसे आया, अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेजों ने हमारी चीज को, जैसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि लॉर्ड मैकाले आया, उसने भारत में शिक्षण पद्धति अंग्रेजी लेके आया, वो अपनी लैंग्वेज को लेकर के आया, उसने अंग्रेजी शिक्षा पर 1 लाख रुपए हर वर्ष खर्च करने के लिए कहा, तो हम उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं कि भाई उसने भारतीय शिक्षण सुविधा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए। तो चलिए, क्या कारण थे भारत में, उन्होंने कौन कौन से स्कूल खोले, कौन कौन से जो सेक्शन थे जहां जहां पर काम किया, वो कार्य अच्छा था या खराब था, तो वहां पर किस तरह से काम हुए, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, और सभी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमको कौन सी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। तो चर्चा उस समय की है जब 1931 में गांधी जी पहली बार गए। कहां पर गए? जब गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। ठीक है, सभी को सिर्फ कहानी सुननी है, जो मैं सुना रहा हूं उसको बड़े ही गौर से सुनिएगा। ठीक है, वीडियो कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो आवाज है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो बात उस समय की है जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे, और वहां पर आपको पता होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931 में हुआ। ठीक है, हालांकि ये कंप्लीट सेशन नहीं माना जाता है, क्योंकि वहां पर गांधी जी की जो थोड़ी सी इंसल्ट कर दी गई थी, गांधी को वेस्टर्न चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कह दिया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गए थे और गांधी जी वहां से वापस आ गए थे। ठीक है, तो इसलिए वो पूर्ण नहीं माना जाता है। वहां पर गांधी जी की जो बात थी वो एक अंग्रेज से हुई। अंग्रेज ने कहा, अंग्रेज ने गांधी जी से क्या कहा कि अगर भारत में अंग्रेज ना आए होते तो भारत की जो शिक्षण व्यवस्था है, भारत का जो शिक्षा वाला सिस्टम जो चल रहा है, भारत में जो अदर चीजें, जितना भी विकास है, यदि भारत में अंग्रेज ना आए होते तो भारतीय आज पिछड़े के पिछड़े होते। वहां पर ना ही शिक्षा का विकास होता, ना ही विज्ञान का विकास होता, ना ही वहां पर किसी भी प्रकार के साधन चल पाते, ना ही वहां पर जो आज तकनीकी से इतनी ज्यादा चीजें अंग्रेजों ने दी हैं भारत को, उसके लिए भारत को अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो गांधी जी को ये बात थोड़ी सी बुरी लगी, और गांधी जी ने कहा, नहीं महाजन, आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। हमारे पास जो है आपसे पहले भी बहुत सारे सिस्टम थे, बहुत सारी सुविधाएं थी, भारत तो सोने की चिड़िया था, और जब आप लोग नहीं आए थे उसके पहले भारत सोने की चिड़िया था। तो भारत में कुछ तो ऐसी बात थी, लेकिन गांधी जी वहां पर अपनी बात को सबूत के साथ पेश नहीं कर पाए, मतलब उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था कि वो अपनी बात को सिद्ध कर सके कि भारत कैसे सोने की चिड़िया था, कैसे महान था। तो इस तरह वहां से गांधी जी वापस चले आए, और गांधी जी के मन में ये प्रश्न बना रहा कि भारत आखिर सोने की चिड़िया था तो कैसे था। इस तरह की कुछ बातें थी, और भारत की शिक्षण व्यवस्था पर गांधी जी के मन में एक बड़ा सा प्रश्न बन गया कि भाई भारत की शिक्षा व्यवस्था पहले कैसी थी। उस बात पर चर्चा गांधी जी की शुरू हो गई। तो इसी बात पर जब भारत आजाद हो गया सन 1947, उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? उसके बाद गांधी जी ने प्रोफेसर धर्मपाल को बुलाया। किसको बुलाया? प्रोफेसर धर्मपाल, जो कि पहले भी इनके काफी अच्छे सहयोगी रहे थे।
प्रोफेसर धर्मपाल को बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप एक काम करो, आप जैसे कि शिक्षा में महारत हासिल रखते हो और आपने बहुत ही अच्छी खोजें की हैं, जो रिसर्च करते हो वो अच्छी चीजें हैं, तो आप ऐसा करिए, हमें रिसर्च करके ये बताइए कि भारत का जो पहले एजुकेशन सिस्टम था, मतलब कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उसके पहले भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, तो उसके विषय में आप उनको बताइए, आप अपना आराम से रिसर्च करिए, उसके बाद बताइए। तो भाई 47 में देश आजाद हुआ और 48 में गांधी जी के साथ हादसा हो गया और गांधी जी को गोली मार दी गई, तो वो उनके साथ घटना घटी, तो वो एक अलग मुद्दा है, वहां नहीं जाएंगे। तो प्रोफेसर धर्मपाल ने अपना काम समझा और उन्होंने अपने काम को जारी रखा। अब उनके साथ एक काम शुरू हो गया था, कौन सा, कि भारत की जो प्राचीन शिक्षण व्यवस्था थी उस पर इनको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना, ठीक है, उन पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना और इस बात का पता लगाना कि भारत का एजुकेशन सिस्टम पहले कैसा था। तो उस पर प्रोफेसर धर्मपाल ने अपना काम करना शुरू किया। भारत में जितने भी संस्थाएं थी बहुत सारी जगहों पर वो गए, लेकिन उनको कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली या फिर कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले जिससे कि वो इस चीज को प्रूव कर पाते कि भारत की शिक्षण व्यवस्था बहुत ही ज्यादा महान थी। तो इसके बाद फिर वो यहाँ से चले, यहाँ से सैर पर चले, कहाँ की, लंदन की सैर पर चले। लंदन में जो यूरोप था वहां के विभिन्न देशों में उन्होंने घूमना शुरू किया और विभिन्न देशों में घूम करके उन्होंने लगभग 30 वर्ष से अधिक का समय लगाया अपनी रिसर्च में और 30 वर्षों तक वो लंदन के विभिन्न शहरों में घूमते रहे, विभिन्न जगहों पर घूमे और 30 वर्षों में उन्होंने लगभग 10,000 पेज का एक चार्ट तैयार किया, एक फाइल तैयार की, एक फैक्ट फाइल तैयार की 10,000 पेज की। उनको वो 10,000 पेज के जो अधिकतम हिस्से थे वो कहां से मिले, उनको लंदन की जो संसद थी, इंग्लैंड की जो संसद थी जहां से कानून बन के भारत के लिए आते थे, वहां की संसद जो थी, वहां की संसद में जो भी चीजें होती हैं, जो भी बातें, जैसे अपने यहाँ की जो भारत की संसद होती है तो यहाँ पर बहुत ही थोड़ी चीजें लिखी जाती हैं जो काम की होती है या जो कानून बन जाता है, वहां पर जो भी चर्चा होती है, जो भी बातें होती हैं, वो सारा डिस्कशन लिख के रख दिया जाता है। तो जो प्रोफेसर धर्मपाल थे वो जब वहां की संसद में पहुंचे, संसद में उन्होंने काफी शोर सिफारिश से जब अंदर गए तो संसद की एक लाइब्रेरी थी, वहां पर जितनी भी बातें होती थी वो सारी की सारी वहां पर लिख के रखी जाती थी। प्रोफेसर धर्मपाल जब उस लाइब्रेरी में गए तो वहां पर उन्होंने फैक्ट निकालना शुरू किया और उन्होंने देखा, उनको एक वहां पर आंकड़ा मिला, उनको संसद के एक दिन की उन्होंने फैक्ट फाइल खोली और वो दिन था 2 फरवरी सन 1835। इस डेट को याद रखिएगा, 2 फरवरी सन 1835 की उन्होंने जब फाइल खोली और देखा कि वहां पर उसमें क्या हुआ। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये कहानी नहीं, बिल्कुल रियलिटी, ये बात है इंग्लैंड की संसद की 2 फरवरी सन 1835। आप में से जिसने भी कंपटीशन की तैयारी की होगी उसने लॉर्ड मैकाले के विषय में जरूर सुना होगा। लॉर्ड मैकाले वही है जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, अंग्रेजी शिक्षा और भारत में शिक्षण व्यवस्था के लिए बहुत। दरअसल देखो ये जो लॉर्ड मैकाले था इसका काम क्या था, बात को समझ लीजिए। ये इसलिए भारत भेजा गया था कि भाई आप भारत जाओ, भारत में पता करो कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, किस प्रकार से लोग वहां पढ़ाई करते हैं, कैसे लोग इतने काबिल बन जाते हैं, भारत के लोग इतनी बड़ी बड़ी काबिलियत रखते हैं, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से प्रोफेसर जो मैकाले था, मैकाले को भारत इसलिए भेजा गया था कि आप जाकर के वहां पर सर्च करो, रिसर्च करो, देखो कि वहां के लोग किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्या कारण है उनकी समृद्धि का, कैसे ये सोने की चिड़िया बन रहा है और कैसे ये बना हुआ है इतने वर्षों से, कितने आक्रांता आए, कितने मुस्लिम आक्रांता आए, सारे के सारे लूट के चले गए, फिर भी भारत की धन संपत्ति में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस बात पर लॉर्ड मैकाले भारत आया, उसने लगभग कई वर्षों तक भारत में भ्रमण किया और घूम करके फिर सन 1835 को वापस गया और 1835 को जब भारत की संसद में गया तो उसने लगभग 1780 पेज की अपनी एक फाइल तैयार की। जो भारत में घूमा कुछ वर्षों तक, उसने 1780 पेज की एक फाइल तैयार की और इंग्लैंड की संसद में जाकर के 2 फरवरी को क्या बोलता है, उसने जितनी भी बातें बोली वो सारी की सारी मैं आपको सुनाऊंगा। उसने कहा कि मैं भारत में गया, मैंने भारत का पूर्वी हिस्से में तो ज्यादा बातें नहीं की, ना ही पूर्वी में ज्यादा देखा, लेकिन जितना पश्चिमी हिस्सा था, जितना उत्तर का हिस्सा था, दक्षिणी हिस्सा जितना था, वो सारा का सारा मैं भ्रमण करके आया। वहां पर अगर हम बात करें तो आपने भी सुना होगा मुंबई, मद्रास और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसियों के नाम सुने होंगे, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो बंगाल आज का बंगाल नहीं, तब का बंगाल है। और तब के बंगाल में कौन कौन सी चीजें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उसके साथ साथ जो उड़ीसा का क्षेत्र है और उधर जो आज का बांग्लादेश है, ये सारे के सारे असम, मेघालय जैसे भी राष्ट्र जो हैं वो इसी में शामिल हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में। इतना बड़ा बंगाल
उसके बाद अगर हम नीचे बात करें, जो मद्रास होता था, मद्रास में आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये सारा का सारा हिस्सा आपका कहां पर आ जाता है, ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो आपका मद्रास में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें मुंबई प्रांत की, तो मुंबई क्या था, मुंबई जो था वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात, ये पूरा का पूरा जब हिस्सा मिला दिया जाता था तो सिर्फ उसको मुंबई प्रांत कहा जाता था। जैसा कि आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी कि भाई मद्रास होता था, कलकत्ता होता था, और उसके बाद 3 प्रेसिडेंसियों के नाम वहां पर बताए जाते हैं, और उसी में बताया जाता है कि जो भी होता था तो इन्हीं 3 जगहों पर होता रहता है। ठीक है, तो इस बात पर आगे चर्चा शुरू हुई। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई मैं भारत घूम के आया हूं और भारत के विषय में हमने इतने सारे फैक्ट देखे, और वहां पर की अगर हम बात बताएं तो उसने फिर बताना शुरू किया। उसने बताया कि दक्षिण भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितने परसेंट है, मतलब कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं। आज के समय में अगर हम बात करें, मात्र भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर 100% लिटरेसी रेट, साक्षरता मानी जाती है। उस समय की बात जब उसने 2 फरवरी 1835 को बताया, तो उसने बताया कि जो साउथ है, साउथ का मतलब जो मद्रास वाला से एरिया है, वहां पर 100% लिटरेसी। तो 100% में लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भाई 100% का मतलब आप समझ सकते हो 97% वहां पर लोग साक्षर। 2 फरवरी 1835 की बात है, इंग्लैंड में खड़े होकर एक अंग्रेज बोल रहा कि भारत का जो मद्रास प्रांत है वहां पर 97% लोग पढ़े लिखे। उन्होंने पूछा भाई पश्चिम में कितने हुए, पश्चिम में मतलब जो मुंबई का एरिया था वहां बताया कि उन्होंने 95%, उत्तर में 85%, जो मध्य भारत का हिस्सा लगता है वहां पर 87% लोग पढ़े लिखे। ये पूरा का पूरा उसने अपना जो भी तैयार किया, जो भी चीजें तैयार की, वो सारी की सारी चीजें वहां पर उन्होंने जाकर के जैसे ही उन्होंने ये लिटरेसी रेट देखा, उनकी आंखें दंग रही। वहां पर जितने सांसद थे वो इस बात पर विश्वास न कर पाए। सभी के मन में प्रश्नों की बौछार उठने लगी कि भाई इतनी बड़ी शिक्षा क्या आती है, वहां पर पढ़ाई कैसे होती है, कौन पढ़ाता है। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। उन्होंने कहा धीरज रखिए, हम आप लोगों के लिए सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लेके आए। तो इस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया, इस बात को आप समझ गए होंगे कहां पर कितनी शिक्षा है, तो इस बात को उन्होंने बताया। उसके बाद फिर उनसे पूछा गया कि भाई वहां पर गांव कितने हैं। उन्होंने बताया कि भाई इस समय भारत में 7 लाख से ज्यादा है, और वो सारे के सारे रेवेन्यू हैं, सारे के सारे मतलब ऐसे गांव जो कि टैक्स देते हैं। कोई भी टैक्स ऐसा नहीं है, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो टैक्स ना देता हो। और मैं पूरा भारत घूम के आया हूं, वहां पर आपको एक भी भिखारी, एक भी बेरोजगार व्यक्ति नहीं मिलेगा। एक भी भिखारी, एक भी बेरोजगार जो व्यक्ति है वो तुमको नहीं मिलेगा। और ये सारी बातें कौन कह रहा है, लॉर्ड मैकाले वहां पर जाकर के बता। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें जो मैंने बताई हैं ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अपने जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, वो उसी समय नहीं कहेंगे, ये हाल ही में सन 2000 के आसपास या 2000 के पीछे कह सकते हो, ये ऑक्सफोर्ड गए थे। ऑक्सफोर्ड में इनको डॉक्टरेट की उपाधि देनी थी, डॉक्टरेट की उपाधि देनी थी। तो डॉक्टरेट की जो उपाधि थी उस पर इन्होंने बोलना शुरू किया। इनका 40 मिनट का वक्तव्य था, अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ठीक है, इन्होंने 40 मिनट का वक्तव्य दिया, और जैसे ही इन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया तो वो किस प्रकार से शुरू किया कि मैं अंग्रेजों का बहुत बड़ा आभारी, जो अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने भारत में आकर के भारत को इतनी ज्यादा तकनीकी दी, इतनी ज्यादा शिक्षा दी। अगर भारत ना आए होते तो आज हम पिछड़े के पिछड़े ही रह जाते। और इस बात का जो लंदन मीडिया था, वहां के जो न्यूज़पेपर थे, अगले दिन इनको बहुत ही ग्लोरीफाई करके छापा। क्या चाहते हैं कि जब 1947 में भारत को आजाद करने का नंबर आया तो वेस्टर्न चर्चिल और जो अदर लोग थे वो पहले ही कह रहे थे कि भारत अभी आजाद करने के लायक नहीं, क्योंकि वहां के लोग इतने सभ्य नहीं है। और इनकी इस बात का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बुरी तरीके से मजाक उड़ाया, बहुत ही क्रिटिसाइज हुए, और बहुत ही मतलब ये एक अपमान की बात थी, बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। हमारे देश में बताया तो जाता है भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन क्यों है इस बात पर कोई चर्चा ही नहीं करता। बताया जाता है कि सुबह आप सूर्य को अगर जल दे रहे हो तो ये मूर्खता है। मूर्खता नहीं, इसके पीछे रीजन है, तार्किक रीजन है। मैं सारे के सारे आपके डाउट बताऊंगा। औरतें जो होती है पैर में बिछिया पहनती है, क्यों पहनती है? रात में ऑपरेशन नहीं किए जाते, क्यों नहीं किए जाते हैं? जो लैट्रिन बनाते हो घर से दूर बननी चाहिए, सारी इसकी चीजें, सारी जो चीजें हैं उनके पीछे तार्किक रीजन है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक बात समझ आएगी। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 40 मिनट का जो लेक्चर दिया था, जो व्याख्यान दिया था, वो सारी की सारी चीजें वहां पर उनका बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया था। तो देखिए, अगर किसी को वीडियो क्लियर नहीं आ रहा तो वीडियो से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ हमारी ऑडियो पर ध्यान रखिए। ठीक है तो जो भी लोग हैं वो हमारी आवाज पर अगर ध्यान देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है,
तो उन्होंने बताना शुरू किया कि भारत में अभी तक एक भी बेरोजगार नहीं। उन्होंने बताया कि भारत में इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, अगर हम भारत के एक शहर की भी संपत्ति को जोड़े तो उसमें पूरा यूरोप समा जाए। अगर हम वहां के मेन शहर की बात करें, जैसे अगर सूरत शहर ले लें, वहां पर इतनी संपत्ति है कि भारत जो यूरोप के प्रमुख देश हैं, वहां की आप सारी संपत्तियों को इकट्ठा कर लोगे तब भी हम उतनी संपत्ति को नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। बात समझ में आ रही? तो ये बातें उन्होंने बताई वहां पर, और भी उन्होंने कई सारी बातें बताई। और इसी बात पर वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि अगर भारत में 97% से ज्यादा साक्षरता है तो इस समय लंदन में किसकी साक्षरता है? तो इस पर जो मैकाले था उसने जवाब दिया कि भाई इस बात का डाटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने ही एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं संसद में, आप इनसे पूछ सकते हो। तो उन्होंने बताया कि भाई इस वक्त यहाँ पर मात्र और मात्र 17% लिटरेसी रेट, मात्र और मात्र 17%। आप सोच सकते हो जिस समय भारत के लोग पूरे के पूरे 100% लोग शिक्षित थे, वहां पर सिर्फ 97%। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। उस समय वहां पर मात्र और मात्र 250 स्कूल थे। कहां पर? पूरे के पूरे यूरोप में। वहां पर आपने दो लोगों के नाम सुने होंगे, एक तो प्लेटो और उनका जो एक शिष्य था अरस्तु। इन दोनों लोगों के नाम सुने, प्लेटो और अरस्तु। अगर हम यूरोप में पहले विद्यालय की बात करें तो 16वीं शताब्दी में वहां पर पहला विद्यालय था, और मात्र भी 200-250 वर्ष हुए। और वहां पर प्लेटो और अरस्तु जो थे उनकी बातों को बहुत माना जाता। उन्होंने बताया था कि भाई शिक्षा की जरूरत ही नहीं, शिक्षा की जरूरत ही नहीं। जो राजा लोग हैं उनको शिक्षा की जरूरत है, राजा के जो मंत्री हैं उनको कामकाज करने के लिए जरूरत है, बाकी वहां पर शिक्षा की जरूरत ही नहीं। इसलिए वहां पर शिक्षा बहुत ही कम। और भी जो बातें बताएं इसके आगे क्या हुआ था, तो वहां पर जो इसके आगे की बातें थी वो इस प्रकार से थी कि वहां पर जो विद्यालय थे, विद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ उस समय बाइबल ही पढ़ाई जा रही थी। 16वीं शताब्दी में सिर्फ और सिर्फ विद्यालयों में बाइबल ही पढ़ाई जा रही थी। अब अगर उसी के मामले में यहाँ पर बात करें कि भाई यहाँ पर कितने विद्यालय हैं, तो यहाँ पर औसतन, हमने इससे पहले एक और लेक्चर किया था तो उसमें यह बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ हमने मद्रास पर चर्चा की थी, जहां पर लगभग 1.25 लाख से ज्यादा गांव थे और उस पर 1.5 लाख गुरुकुल थे। 1.25 लाख से ज्यादा विद्यालय और उस पर 1.5 लाख गुरुकुल थे। मतलब औसतन अगर आप देखो तो हर एक गांव में आपको हर एक गुरुकुल मिल जाए। और सेम यही कंडीशन हमारी कब थी? सेम यही कंडीशन जब उसने पूरे भारत का दौरा किया, पूरे भारत के विषय में जानना, तब भी उसको यही बातें जानने को मिली कि इस वक्त भारत में 7 लाख से ज्यादा गांव हैं और इतने ही लगभग गुरुकुल हैं। 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल उस समय भारत में उपस्थित। उन्होंने पूछा चलिए ठीक है, तो आप ये बताइए कि अगर 7 लाख से गुरुकुल ज्यादा हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जाते हैं? सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जाते हैं? तो उन्होंने बताना शुरू किया कि वहां पर गणित पढ़ाई जाती है। कौन सी गणित? वैदिक गणित। वैदिक गणित। आप आज भी गणित सीख सकते हो, लेकिन वैदिक वाली गणित सीखोगे तो इसकी अपेक्षा जो आज आप गणित पढ़ रहे हो इससे कई गुना तेजी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वैदिक गणित पढ़ाई जाती है। और कौन सा पढ़ाया जाता है? वहां पर खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता है। खगोल का मतलब जो अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ते हो वो सारा का सारा एक चैप्टर होता है। उसके बाद जो और सब्जेक्ट थे, जैसे धातु विज्ञान था, धातु विज्ञान था, कारीगरी थी। कारीगरी में क्या? 18 से ज्यादा प्रकार की कारीगरी। कारीगरी का मतलब समझते हो? जैसे हथौड़ा पीटना है, चीजों को बनाना है, इसको कारीगरी कहते हैं। जैसे आप घर बना रहे हो तो ये कारीगरी है। जैसे आप लकड़ी को काट करके उसके बहुत ही अच्छे अच्छे औजार बना रहे हो, जैसे आपने लोहा से कुछ बनाया, कोई अच्छा सा चित्र बनाया, तो ये सारे की सारी चीजें किसमें आती थी? ये सारी की सारी कारीगरी। और ये कारीगरी एक सब्जेक्ट के अंतर्गत। इसके बाद जो था, जैसे इसके बाद जो चिकित्सा शास्त्र था, चिकित्सा में 2 प्रकार की चीजें पढ़ाई जाती है। 2 प्रकार की चीजें कौन सी थी? एक तो आपका मेडिसिन वाला विभाग जो दवाई वाला होता था, दवाई वाला सेक्शन होता था, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? जो प्लास्टिक सर्जरी होती थी। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की प्लास्टिक सर्जरी उस समय यहाँ पर सिखाई जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार की उन्होंने बातें बताई। और जैसे उन्होंने मेडिसिन का नाम लिया तो उन्होंने पूछा कि दवाई कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने कहा वो लोग पता नहीं कौन सी जड़ी, कौन सी बूटी कब लेके आते हैं और पिला देते हैं। आज शाम को पिलाया, कल सुबह आपका बुखार ठीक हो जाए। कोई भी बीमारी हो, वो 2-4 पत्तियां तोड़ लाते हैं और वहां पर खिला देंगे, वो आपका बुखार ठीक कर देंगे। इस बात से बड़े अचरज। उन्होंने पूछा तुमने कुछ जड़ी बूटियां लिखी हैं? उन्होंने बताया हाँ, हमने अब तक 16,000 औषधियों के नाम लिखे, 16,000 औषधियों के, और अभी भी वो लिस्ट जारी है, अभी भी हम पूरा उसको लिख नहीं पाए। तो उन्होंने फिर पूछा कि भाई जब 18 सब्जेक्ट तुमने बताया कि 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो क्या 18 सब्जेक्ट वहां के बच्चे पढ़ लेते हैं? कितना समय मिलता है? कैसे सीखते हैं? टेस्ट कैसे लेते हैं? उसका प्रैक्टिकल, उसका परीक्षण क्या होता है? तो इस बात पर कहा ठीक है, उसके विषय में बताया। उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनकी उम्र 5 साल, 7 साल या 9 साल होती है।
उस समय में वो गुरुकुल में पढ़ना शुरू करते हैं और 21 साल तक पढ़ते हैं। उनके पास लगभग 15 साल का समय होता है और एक सब्जेक्ट जो है वो उनका 8-9 महीने में खत्म हो जाता है। उन्होंने पूछा क्या सब्जेक्ट सभी एक साथ पढ़ाए जाते हैं, तो बताया नहीं, सभी सब्जेक्ट जो हैं वो एक साथ नहीं पढ़ाए। फिर कैसे पढ़ाए जाते हैं? उन्होंने कहा पहले एक सब्जेक्ट उठाते हैं, उसको विधिवत खत्म कर देते हैं, उसके बाद में उसका टेस्ट हो जाता है, फिर अगला सब्जेक्ट शुरू। तो इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के लिए 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने या मैक्सिमम 1 वर्ष का टाइम मिलता है। तो उन्होंने बताया ठीक है, फिर ये बताओ इनकी परीक्षा कैसे होती है? तो उन्होंने बताया वो लोग परीक्षा नहीं लेते। परीक्षा का मतलब ये नहीं कि तुमने 1 वर्ष पढ़ा उसके बाद हम एक पेपर देंगे वो लिख के दिखाओ, नहीं, परीक्षा नहीं होती है। तो परीक्षा नहीं होती तो पता कैसे चलता कौन सा लड़का पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है या ज्यादा पढ़ रहा है? तो उन्होंने बताया परीक्षा नहीं होती है, इसकी जगह पर प्रैक्टिकल होता है। अगर आपने धातु विज्ञान में ये सीखा है कि जमीन से कैसे खनिज निकाले जाते हैं, कैसे तांबे का निष्कर्षण होता है, कैसे लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, तो आपको उसका प्रैक्टिकल करना होगा। आपको किसी खदान में भेजा जाएगा, वहां से जो चीजें निकली होंगी उसका आप निष्कर्षण करके दें। अगर सपोज आपने आर्किटेक्चर पढ़ा है, भवन बनाने सीखे हैं, इतने बड़े बड़े महल, तो आपको हो सकता है 1 महीने या 1.5 महीने के लिए वहां पर भवन बनाने के लिए भेजा जाए और वहां पर आपकी कारीगरी चेक की। तो इस तरह से सेक्शन होता था, इस तरह से बातें उन्होंने बताई। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि तो हमें उम्मीद है कि जो इतनी बातें बताई गई वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में जो स्कूल थे वहां पर उस समय सिर्फ बाइबल ही पढ़ाई जाती थी और जो यहाँ की बातें शुरू हुई उसमें क्या बताया गया कि यहाँ पर जो स्कूल थे वो स्कूल नहीं, मतलब कि गुरुकुल टाइप के क्या होते थे, गुरुकुल होते थे। यहाँ पर छात्रों को पढ़ाया जाता था और छोटे मोटे स्कूल नहीं, बहुत बड़े बड़े स्कूल, 5-5 एकड़ में एक स्कूल, इस तरह का फैला हुआ था। और वहां पर फिर उन्होंने पूछा क्या सारे के सारे छोटे स्कूल होते हैं या फिर बड़े भी स्कूल होते हैं? तो उन्होंने बताया कि लगभग 15,800, कितने, 15,800 बड़े विश्वविद्यालय, जिनको हम आज के समय में विश्वविद्यालय कह सकते हैं, कितने, 15,800। क्या इसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या फिर किस तरह से होता है? उन्होंने कहा वहां सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन छोटे स्तर पर। वहां हर एक विश्वविद्यालय जो है वो किसी एक क्षेत्र में बहुत बड़ी महारत हासिल करता है। उन्होंने कहा अच्छा, तो एक आधे एग्जांपल देकर के बताओ। तो उन्होंने बताया वहां पर अमरावती में एक धातु विज्ञान का विद्यालय है, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर कैसे कच्चे लोहे से फौलाद बनाया जाता है ये सिखाया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कांगड़ा विश्वविद्यालय है जो कि हिमाचल प्रदेश में, वो सर्जरी के मामले में बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो किसी शरीर, तुम्हारे शरीर का किसी एक जगह से मांस निकाल करके किसी दूसरी जगह पे लगा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा अंग कटा हुआ था या फिर किस अंग काटा हुआ। जैसे उन्होंने ये बात बताई वैसे ही वहां पर एक बात और एक जो जर्नल बैठा हुआ था जिसका नाम था जनरल कूट, जिन्होंने जीएस पढ़ी होगी उनको पता होगा जनरल कूट, ठीक है। वहां पर जनरल कूट खड़ा हुआ और उसने बताया कि हाँ मेरे साथ एक घटना ऐसी घट चुकी है। मैं वहां पर किसी निजाम से हमारे युद्ध हो गया था, तो उस निजाम ने हमारी हार हो गई थी, तो उस निजाम ने हमारी नाक काट दी और जैसे ही हम वहां से भागे और उनकी सीमा से भाग करके जैसे ही हम अदर सीमा में पहुंचे तो वहां पर एक नाई के घर पर जाकर के रुके। भागते हुए जा रहे थे तो एक नाई मिला और नाई ने हमको रोका। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, कैसे कट गया? तो हमने बताया कि ये घोड़े से कट गया, गिर गए थे इसलिए चोट लग गई। उन्होंने कहा भाई मूर्ख मत बनाओ, हमको पता है ये तुम्हारी नाक काटी गई, आप ऐसा करिए हमको 2 से 3 घंटे का समय दीजिए, मैं ये नाक आपकी जोड़ दूंगा। उसको विश्वास न हुआ जनरल को, तो उसने ठीक है तो भाई 2 घंटे का टाइम ले लो, और उस नाई ने उनकी नाक जोड़ दी पूरी तरह से। उनके नाई ने उसकी नाक जो है पूरी तरह से जोड़ दी और इस बात का, और मुश्किल से 3 दिन बाद वो उसको वहां से छोड़ दिया और उसकी नाक जो थी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जुड़ गई, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़ गई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, इतनी बात जुड़ गई। अब आगे देखिए क्या होता है कि जब उसकी नाक जुड़ गई तो वहां पर जो संसद थी, संसद के एक अन्य सदस्य खड़े हुए कि भाई पूछा उन्होंने कि जब आप हार गए थे तो उन्होंने आपकी गर्दन क्यों नहीं काटी? तो उन्होंने बताया कि वहां के जो लोग हैं वो राजा जो हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, वहां के जो राजा लोग हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, वो बहुत ही दयालु किस्म के लोग होते हैं, तो इसलिए उन्होंने हमको जिंदा छोड़ दिया। तो इस बात से वहां के सभी लोग सहमत हुए और जनरल कूट जो था, आयर कूट था, उन्होंने अपनी बातें बताई। फिर उन्होंने बताया कि वहां के जो भी डॉक्टर्स होते थे उनके पास लगभग, अगर प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स हैं तो उनके पास
500 से अधिक प्रकार के उपकरण होते थे। 500 से अधिक प्रकार के उपकरण होते थे। अगर हम केवल एक पिन की बात करें, जो पिन होती है, लगभग 20 से अधिक प्रकार की उनके पास छोटी छोटी पिनें होती थी, हर काम के लिए, हर चीज के लिए। इस विषय में उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। और उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर जितने भी यंत्र होते हैं वो सारे के सारे स्टेनलेस स्टील, मतलब कि ऐसे यंत्र, ऐसे लोहे से बने होते हैं जो कि जिनमें की जंग नहीं लगती है। अगर आप आज भी इसका प्रमाण देखना चाहते हो तो आप दिल्ली के पास जो बगल में एक गांव नाम होगा जिसका नाम महरौली होगा, वहां पर एक बहुत ही प्राचीन स्तंभ लगा हुआ है और वो अभी भी ऐसा ही खड़ा हुआ है। अगर हम लोहे की बात करें तो भारत में बहुत ही अच्छी किस्म का लोहा होता था और ऐसा लोहा बनाते थे जिसमें कि जंग नहीं लगती। भारत के लोगों के पास हर घर में इस तरह की भट्टियां जलती थी, हर घर में। ऐसा नहीं था कि बड़ा उद्योग था सिर्फ उसी में चल रहा, हर घर में इस तरह के कार्य होते थे। तो उन्होंने इस तरह की बातों को बताते हुए आगे जो इनके विषय में चलते हैं तो इस तरह से जितना भी एजुकेशन सिस्टम था, उसके बाद इन्होंने एक और बात बताई। इसके बाद उन्होंने एक और बात बताई, कौन सी, कि आप देख सकते हो भारत के अगर हम पहले डैम की बात करें तो वो कावेरी नदी पे बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? ये अमरावती जाओगे, आंध्र प्रदेश, वहां पर आपको कावेरी नदी पर एक डैम मिलेगा, ठीक है, जो कि हमने वहां पर जाकर के देखा तो उसमें एक पत्थर जो तेलुगु भाषा में लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 1238 में निर्मित, 1238 में निर्मित। और ये बात कब बताई जा रही है? 2 फरवरी 1835 को बताई जा रही है इंग्लैंड की संसद में, कि भाई वहां पर उस समय में डैम बनाया था। किसने बनाया था? जो छात्र थे, उन छात्रों ने मिलकर के बनाया था। और वो डैम आज भी ऐतिहासिक लगा हुआ है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई भारत विश्व का चौथा और भारत का सबसे पहला डैम, तो आपको मिल जाएगा ये जानने कि तब के लोग इतने महान होते थे, इतनी बड़ी आर्किटेक्चर रखते थे, इतना बड़ा नॉलेज, इतना बड़ा ज्ञान। तो ये एक सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही बड़ा नमूना था। और वो जो डैम था वो जेड टाइप का डैम बनाया था। जेड टाइप का जो होता है ना, उसलिए तिरछा जेड बनाया था, इस प्रकार से बनाया था ताकि पानी का दबाव जो है तो वो स्लिप होकर साइड में आकर के टिक जाए। और उसी के पास फिर जैसे समझ सकते हो जैसे इस प्रकार से डैम बना जाए। तो सपोज इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी टकराया, तो ये पानी यहाँ पे लग जाएगा, ये सारे पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसमें दबाव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या हुआ, जब यहाँ पर होता है तो इस प्रकार से जब इन्होंने ये जेड बनाया था इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये टेवकी लग गई, जिसको टेवकी कहते हैं ना, इस प्रकार से। अब पानी का दबाव चाहे जितना है, ये डैम टूटेगा ही नहीं। ये 1238 का बनाया हुआ डैम है और आज भी एज इट इज बना हुआ है। तो आई होप कि ये बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके आगे जो हमारे पास बातें हैं, अगर हम बात करें तो देखिए ये सारी बातें इसलिए बताई गई थी कि उन्होंने कारण पूछा था कि भारत की समृद्धि का कारण क्या है, भारत की समृद्धि का कारण क्या है। तो इस कारण में उन्होंने सबसे पहले बताया कि भारत की जो शिक्षा है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। भारत की जो शिक्षा है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। चलिए यहाँ पर जितने भी लोग अगर क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो आप लोग एक बात बता सकते हो कि भारत में विधि आयोग की स्थापना कब हुई? जो भी लोग अगर स्टडी की बातें कर रहे हैं तो बता दीजिए भाई, विधि आयोग, ठीक है, विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, विधि आयोग की स्थापना। और सबसे पहला अध्यक्ष इसका कौन बनाया था, ठीक है, जो हम स्टोरी बता रहे हैं उसी से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्या बताया गया देखिए ये सारा का सारा मसला क्या था, इस बात को समझिए आप। देखिए अंग्रेज कुल मिला के भारत को बर्बाद करना चाहते थे। भारत में जो भी शिक्षा व्यवस्था थी उसके पीछे ये हाथ धोकर खड़े थे। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के एक्ट पारित करने शुरू किए। और उन्होंने पहला एक्ट जब पारित किया तो उसमें उन्होंने क्या बताया, उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर आप अपने क्षेत्र में संस्कृत में ज्ञान दे रहे हो, संस्कृत में शिक्षा दे रहे हो, तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। अगर आप संस्कृत में शिक्षा दे रहे हो तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाएगा। मतलब कि संस्कृत में शिक्षा देना ही मना होगा। आप संस्कृत में शिक्षा ही नहीं दे सकते। भैया 1886 बिल्कुल गलत उत्तर है, ठीक है। हाँ, तो बात को समझते हैं आगे। 1886 में उन्होंने 1886 में, है ना, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने वहां से एक्ट पारित किया कि भाई ये संस्कृत भाषा को बंद करो, ये संस्कृत में जो शिक्षा दे रहे हो सबसे पहले तो इसको बंद करो। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने स्थानीय भाषाओं की शिक्षाएं बंद करवा दी। क्या बंद करवा दी? स्थानीय भाषाओं की शिक्षाएं बंद करवा दी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दे दो। क्या चीज? अंग्रेजी शिक्षा दोगे, वो सारी की सारी किस भाषा में होनी थी? अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में होने के कारण कई सारी बातें थी, ठीक है। और जब वहां के लोगों यहाँ आए और उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोलने शुरू किए। कौन से? आप लोग भी सुनते होंगे कॉन्वेंट स्कूल,
कॉन्वेंट स्कूल खोलने शुरू किए। तो जब उन्होंने यहाँ के लोगों से कहा कि भाई आप अपने बच्चे का एडमिशन जो है कॉन्वेंट स्कूल में कराओ, तो उन्होंने कहा भाई कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं, फायदा क्या है इससे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने से। तो उन्होंने बताया कि भाई जो आपका बेटा है वो आपका टाई पहनना सीख जाएगा, अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। तो भाई टाई पहनने से क्या फायदा है, टाई पहनने से क्या फायदा है, और इंग्लिश सीखने से कौन सा फायदा है। तो भाई उनके पास इस प्रकार से किसी भी प्रकार के उत्तर नहीं थे। देखिए और बहुत सारी चीजें होती है। देखिए अपने यहाँ क्या होता है, लोग अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते। आज हमारे उपराष्ट्रपति जी लुंगी पहनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो असभ्य है, वो दक्षिण भारत में रहते हैं, वहां का कल्चर ही ऐसा है। अपने यहाँ के लोग मतलब अपने कल्चर को नहीं फॉलो करते। यहाँ पर धोती कुर्ता चलता है क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वाला रीजन है, यहाँ पर गर्मियों का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर धोती कुर्ता। वहां जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिश लोग हैं, वहां पर ध्रुवीय प्रदेश है, ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए वहां के लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं, कुर्ता सॉरी, वहां के लोग सूट बूट पहनते हैं, पूरे के पूरे कपड़े पहनते। आप भी वहां पर देखोगे तो पूरे के पूरे कोट ऊपर से लेकर नीचे तक। अब यहाँ अगर इस गर्मी में हम कोट पैंट पहनेंगे तो क्या अंदर होगी, और अंदर तक कहां से पसीना निकलेगा, ये हम ही जानते हैं। आज के समय में मतलब लोग मूर्ख बनने में जरा भी कसर नहीं रखते। आपकी शादी है, आप बढ़िया से कोट पैंट खरीदोगे, देख रहे हो जून का महीना चल रहा है, लेकिन नहीं, हमको तो 3 पीस सूट पहनना है, 3 पीस सूट पहनेंगे तभी तो हम मूर्ख बनेंगे भाई, अंदर पसीना निकलेगा, गर्मी लगेगी, तभी तो हम जानेंगे। नहीं, देखो बिल्कुल जेंटलमैन बन के आए। तो आप अपने कल्चर को, आप अपने साहित्य को फॉलो कीजिए और उनकी बातों को समझिए। यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारी बातें बताई। देखिए वहां पर क्या होता था, वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती थी, वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती थी, इसलिए वहां पर क्या किया गया, इसलिए वहां पर यह काम किया गया कि भाई जब ठंड आती है, आप लोग भी देखते होंगे, सर्दी जुकाम होना एक आम बात है, ठीक है, सर्दी जुकाम होना एक आम बात है। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, वो बार बार रुमाल निकालते हैं, फिर पोंछ के अंदर रखते हैं, फिर निकाला, फिर पोंछ के अंदर रखा, फिर निकाला, फिर पोंछ के। तो मतलब ये एक बिल्कुल फिजूल का काम हो जाता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना टाई बना लीजिए, पोंछने वाला काम ही खत्म, जब मन हो तो पोंछ लो अपना, जब मन हो तो पोंछ लो, अपना पड़ा रहे, जब मन हो तब पोंछ लो। और आज के लोग यहाँ पर उसको फैशन समझते हैं, टाई पहन के क्या ये बढ़िया सूट में। तो उस बात को समझो, उस बात को थोड़ा सा भी समझने का आप लोग प्रयत्न करो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती है। तो आई होप कि हम जो भी बातें बता रहे हैं ये सभी को समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए क्या बातें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो इसको कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज हमारा बोलना अगर आपके लिए फायदेमंद नहीं तो फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। और बहुत से प्रकार की ऐसी जानकारियां हैं, आपको और बातें बताते हैं। आप लोगों ने एक क्वेश्चन अक्सर सुना होगा कि अगर ये मुस्लिम आक्रांता ना आते, अगर ये मुस्लिम आक्रांता ना आते, सपोज ये बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां ना आते, तो भारत में दिल्ली में लाल किला कौन बनाता, ताजमहल कौन बनाता भाई। ये जो आज विदेशी पर्यटक इतने ज्यादा जो लाल किला और कुतुब मीनार और आगरे का ताजमहल देखने आते हैं, ये कौन दिखाता भाई। ये वो तो शुक्र मनाओ जो मुस्लिम आक्रांता आ गए, अटैकर्स आ गए, वो आए यहाँ पर, उन्होंने हमको सिखाया कि भाई कैसे कैसे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। 1834 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि भाई, तो अब इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि किसने इन चीजों को बनाया। आप एक बात बताइए कि अगर आपके घर में कुछ होगा तभी तो आप कुछ बनाओगे। सपोज अगर आपके घर में हमने देखा है कि आपके घर में जो है वो अच्छी सी कुर्सी, अच्छी सी मेजें पड़ी हुई, इसका मतलब आप अच्छी सी कुर्सी और मेजें बना लेते हो, इसका मतलब आप बना लेते हो। बात समझ आ रही है, बिल्कुल स्टडी है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अब बात को समझिए, अब सभी लोग कमेंट करना बंद कर दीजिए और बात को हमारी समझिए। हम क्या बता रहे हैं, देखो अगर तुम मानते हो कि भाई उन्होंने बनाया तो ठीक है बनाना है, लेकिन भाई उसका आर्किटेक्चर जो था, उसको जो बनाने वाला था वो तो भारतीय लोग ही थे ना, वो तो भारतीय लोग। कैसे, अगर शाहजहां ने बनाया होगा तो भाई जहां से शाहजहां आए होंगे, जहां से उनके पिताजी आए होंगे, उन्होंने भी तो ऐसी बिल्डिंग्स बनाई होंगी। भाई वो लोग जहां से आ रहे हैं, यूनान से आ रहे हैं, तुर्की से आ रहे हैं, वो लोग जहां से आ रहे हैं वहां पर तो ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है, ना ही उनके सबूत है यहाँ पर। आज सुबह हमसे किसी सज्जन ने कहा कि भैया वहां पर बिल्डिंग्स इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर बालू है, वहां पर रेत है, इसलिए वहां पर बिल्डिंग्स नहीं बन सकती। भाई वहां पर बिल्डिंग्स नहीं बन सकती है तो ये बताओ जो बुर्ज खलीफा आज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई, वो कैसे बनी हुई। मतलब तब मिट्टी अच्छी नहीं थी, आज मिट्टी अच्छी हो गई, तब बालू में नहीं बन सकता था, आज बालू में बन जाएगा। ऐसी अवस्था में तो गंगा में पुल भी नहीं बनने चाहिए थे। तो भाई तर्क करने की थोड़ी सी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो आगे समझिए, देखिए ये जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जो ताजमहल है आगरे का, ठीक है, और जो लाल किला है, जो कुतुब मीनार है, ये सारी की सारी बनवाई भले ही उन्होंने, लेकिन बनाने वाले जो आर्किटेक्चर थे, जो वैज्ञानिक थे, जो जिन्होंने इस बात में दिमाग लगाया, वो सारे के सारे भारतीय थे। अगर आपको अब भी देखना है तो आप देख सकते हो कि भारत में कितने बड़े बड़े किले, कितने बड़े बड़े महल बने हुए। आप राजस्थान जाके देखो, आपको यकीन नहीं होगा, इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े। अगर तुम साउथ में चले जाओ, दक्षिण भारत में, इतने बड़े बड़े मंदिर, जो दिल्ली में कुतुब मीनार तुमने देखे, उससे ऊंचे ऊंचे मंदिर बने हुए साउथ में। लेकिन नहीं,
हमें इतिहास में सिर्फ पढ़ाया जाएगा अकबर, हुमायूं, बाबर। जानते हो क्यों? क्योंकि आजादी के बाद से लेकर के 6 से अधिक शिक्षा मंत्री ऐसे हुए जो कि मुस्लिम थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के चैप्टर को ही गायब कर दिया। महाराणा प्रताप, और अगर हम बात करें तो शिवाजी अपने, और अगर हम बात करें पुष्यमित्र शंभू, सम्राट अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब इनके विषय में हमको विस्तृत से नहीं पढ़ाया जाएगा। हमको विस्तृत से पढ़ाया जाएगा अकबर के विषय में, पूरी कहानी बताई जाएगी। अकबर महान था, जजिया अगर हटा दिया, एक काम कर दिया छोटा सा, वो महान था, वो महान था। देखिए, हम यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वास्तविकता बताई जा रही है। क्या था, कैसा था, क्यों? अंग्रेजों ने इस चीज को सोच के रखा था कि भारत के सिस्टम को हमको खत्म करना। यहाँ के व्यापारी लोग इतने ज्यादा अमीर थे, उनको किसी भी प्रकार से ठगना है, उनको किसी भी प्रकार से उनकी जो शिक्षा थी उसको कम करना है। उसको हम कैसे कम करें, कैसे रेवेन्यू को कम करें? उन्होंने यहाँ पर टैक्स लगाना शुरू किया। तुमको पता है, उन्होंने भारतीयों के ऊपर 97% टैक्स लगाया, 97%। अगर आप 1000 रुपए का बिजनेस कर रहे हो, 1000 रुपए में 100 रुपए कमा रहे हो, और अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो 100 रुपए में 97 रुपए उनको दे दो, अंग्रेजों को टैक्स के स्वरूप। और जो अंग्रेज होते थे उनके लिए टैक्स फ्री था, उनके लिए कोई टैक्स नहीं, सिर्फ 3 रुपए। ऐसी अवस्था में जानते हो क्या हो? ऐसी अवस्था में दो चीजें होंगी, या तो आप टैक्स चोरी करना सीख जाओ, और या तो आप ईमानदारी से टैक्स दो। अगर आप ईमानदारी से टैक्स दे रहे हो तो 1000 में 3 रुपए कमा करके कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, थोड़े दिन बाद आप व्यापार बंद कर दोगे। अगर आप ईमानदारी से टैक्स नहीं कर रहे हो, टैक्स चोरी कर रहे हो, तो वो तो यही चाहते हैं कि आप टैक्स चोरी करो, क्योंकि जो चोर आदमी होता है, जो बेईमान आदमी होता है, जो गद्दार आदमी होता है, उसको गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। अगर कोई भी सामने का व्यक्ति है, तुमको पता लग गया कि ये आदमी चोर है, या फिर तुमने उसकी एक चोरी पकड़ ली, तुम जो कहोगे वही वो व्यक्ति करेगा, तुम जो कहोगे वही व्यक्ति कहेगा, वही व्यक्ति वही काम करेगा। तो ये सिस्टम था, ये उनकी पद्धति थी भारत को गुलाम बनाने में, बहुत ही बड़ा ही था। तो हमें उम्मीद है कि मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ, आई होप की बातें समझ में आए। उन्होंने भारत में कॉन्वेंट स्कूल जो बनाए, कौन से स्कूल बनाए? कॉन्वेंट स्कूल बनाए। कॉन्वेंट का मतलब पता है? जो लावारिस बच्चे होते हैं उनकी बात की जाए। यूरोप में 70% लोग, उस समय की बात बताई जा रही है, 70% लोग ऐसे थे जो कि शादी नहीं करते थे। फिर शादी नहीं करते थे, लिव इन रिलेशन में रहते थे। आज भारत में भी प्रचलित चल रहा है, ठीक है, लिव इन रिलेशन में, मतलब आज तुम पसंद हो तुम्हारे साथ, कल वो पसंद है उनके साथ रह रहे हैं, परसों उनके साथ, परसों किसी के साथ, मतलब किसी के साथ, जब तक अच्छा लगा तब तक रहे। शादी करने वाला कोई भी प्रावधान वहां पर नहीं, जब तक अच्छा लगा तब तक उनके साथ रहे, उसके बाद फिर छोड़ दिया जाता। तो वहां पर जो लावारिस बच्चे होते थे उनको कोई अपनाना नहीं चाहता, जो भी लावारिस बच्चे थे उनको कोई अपनाना नहीं चाहता, तो फिर उनके साथ क्या किया जाए? तो फिर उनके लिए बनाए जाते थे कॉन्वेंट स्कूल। क्या बताया जाता था? उनके लिए बनाए जाते थे कॉन्वेंट स्कूल। मतलब क्या था इनका? कॉन्वेंट स्कूल का मतलब ये था कि भाई जो ये बच्चे पैदा हो गए हैं जो बाय एक्सीडेंट, वो लोग कहते थे बच्चे नहीं है भाई, ये बाय एक्सीडेंट, जो हमने मौज मस्ती की उसमें बाय एक्सीडेंट पैदा होते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी भाई हमने नहीं सकते, इनकी जिम्मेदारी सरकार ले। तो सरकार उनके लिए क्या करती थी? कॉन्वेंट स्कूल बनाती थी। कॉन्वेंट स्कूल बनाती थी, भाई उन बच्चों को ले जाकर के वहां ले आओ, और जो देश या गांव के जो उनके शहर के जो लोग होते थे वो लोग उसको फंड करते थे, भाई उसको पैसे देते थे, भाई इसको पालो और इस तरह से सिस्टम चलाओ। तो जो कॉन्वेंट स्कूल था वहां पर क्या किया जाता था? जो लावारिस बच्चे होते थे उनको वहां पर रखा जाता था, पाला जाता था, सिखाया जाता था। तुमको पता होगी एक बात, जानते हो कौन सी? कॉन्वेंट स्कूल में गुरुजी कहना, सर कहना, टीचर कहना नहीं सिखाते। वहां पर सिखाएंगे बेटा ये देखो ये फादर हैं, ये देखो ये मदर है तुम्हारी, मतलब एक वो फादर मदर जो घर में रह रहे हैं और दूसरे फादर मदर। देखिए माताएं दो चलती हैं, माताएं तीन चलती हैं, अपने यहाँ भारतीय इतिहास में भी माताएं दो हुई, लेकिन पिताजी दो नहीं हुए। अगर आप भगवान राम को लोगे तो उनकी भी कही जाती है कि माताएं तीन माताएं थी, दशरथ की 3 पत्नियां थे लेकिन पिताजी एक ही। अगर हम कृष्ण की बात करें तो उनकी भी 2 माताएं बताई जाती है, ठीक है, लेकिन पिताजी एक ही थे। लेकिन ये जो 2 पिता वाला सिस्टम था ये कहाँ का था? ये लंदन में था, इंग्लैंड में नहीं था। आगे इनके विषय में क्या बताया गया? तुमने एक बहुत ही बेहतरीन सा शब्द या बहुत ही घटिया शब्द सुना होगा, बास्टर्ड। कौन शब्द? बास्टर्ड। क्या होता था पता है? बास्टर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके 2 बाप, ऐसा व्यक्ति जिसके 2 बाप। तो भाई ये तो अपने यहाँ का सिस्टम तो है नहीं, लेकिन ये लंदन में सिस्टम खूब चलता है, 2 बाप। वहां पर मदर्स डे फादर्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वहां पर जो भी परिवार के लोग होते हैं वो परिवार होता ही नहीं, क्योंकि वहां के जो बच्चे होते हैं वो खुद काम करके अपना गुजारा करते हैं। वहां पर बाप के ऊपर माँ के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे वहां उन्होंने फादर्स डे मनाया तो उस दिन क्या होता है कि वो पिताजी के साथ में बैठकर भोजन कर लेते हैं, तो उनको बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है
कि हमने आप पिताजी को ये गिफ्ट दे दिया है, पिताजी ने हमारे लिए हमारे साथ बैठ के खाना खाया, तो उनके साथ बैठकर खाना खाना ये उनके लिए गर्व की बात होती है। और यहाँ पर 24 घंटे में आप चाहे जो काम करो, लेकिन शाम को जो भोजन है वो पिताजी के साथ ही होना चाहिए। अगर साथ में नहीं हो तो पिताजी का भोजन नहीं है। ये भारत की संस्कृति थी। लेकिन वहां पर बिल्कुल अपोजिट, वहां पर स्त्रियों की बहुत ही निम्न कोटि का दर्जा दिया, बहुत ही निम्न कोटि का दर्जा, बहुत ही निम्न कोटि का। उसको सिर्फ एक यूज करने की वस्तु के जैसे, जैसे कुर्सी में नहीं यूज करते हो, जब तक अच्छे हैं तब तक, नहीं अच्छे हैं उनको हटा के बाहर, इस तरह का सिस्टम होता है। जैसे अपने यहाँ के कुत्ते बिल्ली नहीं करते हैं, कुत्ते कभी इस कुत्ते वो इधर घूम रहा है, वो उधर घूम रहा है, जहां उसका मना है वहां पे मुंह मारा है। लेकिन अपने यहाँ के जो पालतू पशु होते हैं वो ऐसे नहीं करते। जिसको हम पालते हैं वो घर में रहते हैं प्रॉपर, बिल्कुल अच्छे तरीके से रहते हैं, बट मैनर्स, उनको हम भी ख्याल रखते हैं और वो भी ख्याल रखते हैं। लेकिन वहां पे तो अब समझ सकते हो भाई क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें थी और इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बातें बता रहा हूँ ये काफी हद तक बातों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर यहाँ तक बातें समझ में आ रही है तो बता सकते हो। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं ये बातें आगे जारी कर सकता हूँ। अगर नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर इस बात को फिर धीरे से ओवर करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग बता दीजिए। देखिए यहाँ पर एक बात और बता दें, जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे, ठीक है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, ठीक है। बात को समझिए। देखिए लंदन में क्या हुआ, ये लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास की बात, 5वीं शताब्दी के आसपास की बात है। वहां पर क्या हुआ था हाँ 5वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ, वहां से एक व्यक्ति भारत आया, ठीक है। व्यापार बराबर होता था तो वहां पर एक व्यक्ति भारत आया। तो भारत में उसने देखा कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो शादी कर करके बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, क्योंकि जो पत्नी होती है हम उसके साथ सुख दुख बांटते हैं, उससे अपनी बातें सभी शेयर करते हैं। भाई आपके पास कोई भी एक ऐसा मित्र हो जिससे आप अपने दिल की बात कर सको तो बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ के लोगों को देखा कि भाई वो शादी करके बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। और दूसरा, जब आप किसी एक ही व्यक्ति के साथ अगर संबंध बना रहे हो तो अनेक प्रकार की बीमारियों से आप बच जाते हो। तो वो यहाँ से इन बातों को सीख करके गया और वो लंदन में इस बातों को फैलाने लगा, लंदन में इस तरह की बातों को फैलाने लगा। और उन्होंने भाई सलाह दी लोगों की भाई आप लोग भी शादी करके एक पत्नी के साथ शादी करो और उसी के साथ रहो जीवन यापन, जीवन आपका सुखद हो जाए, जीवन में बहुत अच्छे अच्छे सुख आएंगे और बहुत ही आसानी से आप जीवन यापन कर पाओगे। लेकिन ये बात वहां के राजा को पसंद नहीं है कि भाई आप हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हो, जो सालों से चली आ रही परंपरा। देखिए परंपराएं ऐसी होती हैं, रूढ़िगत हो जाती है, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, अपनी परंपरा सबको अच्छी लगती है, ठीक है। तो वहां के राजा को लगा कि भाई ये हमारी परंपरा को नष्ट कर रहा है। तो उसने क्या किया, वो व्यक्ति क्या करता था, वो व्यक्ति जो भी व्यक्ति शादी करना चाहते थे उनको चर्च में बुला करके उनकी शादी करा देता था, उनको चर्च में बुलाता और उनकी शादी करा देता। तो ऐसी दशा में क्या हुआ, वहां के राजा को एक दिन गुस्सा आया और वहां के राजा ने उसको फांसी पे चढ़ा दिया। और वो जो डेट थी 14 फरवरी 498 ईस्वी, 14 फरवरी 498 ईस्वी, ठीक है, इस दिन उसको फांसी चढ़ा दी। तो जितने लोगों ने शादी की थी और जितने लोगों को इस व्यक्ति का नाम था वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है, वैलेंटाइन, ठीक है, हाँ वैलेंटाइन सिरोल नाम था। वैलेंटाइन को फांसी पे चढ़ा दिया गया और फांसी पे चढ़ाने के बाद क्या हुआ, जब इसकी डेथ हो गई तो जिसकी इन्होंने शादी कराई थी या फिर जितने लोगों की इनकी शादी कराई थी वो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हुई और उसी की याद में ये लोग वैलेंटाइन डे मनाते। और आज के समय में तो अपने यहाँ इसका मतलब कोई भी नहीं पता है, किसी को कारण भी नहीं पता है, बस अगर वैलेंटाइन आया है तो गुड यू बी माय वैलेंटाइन। मतलब वैलेंटाइन डे को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं कि पूछो, जानकारी नहीं है, पता नहीं है कि भाई वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, क्या कारण हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब। बस वैलेंटाइन डे आया मतलब फूल देना है, वैलेंटाइन डे आया मतलब फूल देना। अरे भाई पहचान वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह की जो बातें थी ये कहीं ना कहीं जो वैलेंटाइन के विषय में था ऐसा था। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें जो भी थी वो सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आई होप कि सभी को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं और ये लगभग 45 मिनट की क्लास हो चुकी है। अगर इस वीडियो पर 500 व्यूज हो गए, अगर इस वीडियो पर जिस दिन 500 व्यूज हो जाएंगे उसके बाद हम आपको अगला ही सेम इसी तरह का वीडियो एक और लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आई होप की बातें सभी को समझ में आई होंगी, आपके जितने भी दोस्त हों और जितने भी आपको अगर संस्कृति से रिलेटेड रूल आपको लगता हो कि नहीं ये रूढ़िवादी विचार है, जैसे कहते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो भाई ये तार्किक रीजन है, साइंस इसके पीछे बताता है। देखो रात को झाड़ू लगाने के पीछे कारण क्या था कि उस समय हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी और महिलाएं जो होती थी वो बहुत ज्यादा प्रकार के आभूषण पहनती थी, बहुत ज्यादा प्रकार के आभूषण। तो हो सकता है कि भाई कोई भी आभूषण या कोई भी नग गिर कर जाए या फिर कोई भी टुकड़ा गिर जाए तो उससे क्या होगा कि उसको आपने झाड़ू लगा दिया, वो बाहर चला गया,
वो बाहर चला जाएगा। ऐसी अवस्था में क्या होगा, आपका जो धन है, जो लक्ष्मी है, जो संपदा है, वो कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो वही बात तो कहते हैं कि भाई रात में झाड़ू ना लगाओ, नहीं लक्ष्मी घर से चली जाएगी। तो उसका मतलब यही था, बशर्ते आप या हम उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो उसका कारण ये होता है कि भाई रात में जो लाइट की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए झाड़ू नहीं लगाई जाती। तो आई होप की बात समझ में आ रही है। और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कहते हैं कि हाँ, कहते हैं जो लाश होती है उसका पोस्टमार्टम रात में नहीं किया जाता है। तो उसके पीछे का कारण भी यही है, क्योंकि उस समय लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं होती थी, तो इसीलिए रात में पोस्टमार्टम करना सही नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद सबसे एक मेन रीजन बता सकते हैं, जो सूर्य को पानी देना। सूर्य को पानी देना, आपने एक चीज सुनी होगी कि सुबह जब सूर्य निकलता है तो उस समय हमको 5 मिनट सूर्य को देखना चाहिए। उससे क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारी आंखों में जाती हैं और उससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस बात को समझिए। जब हम सूर्य को जल देते हैं तो उस समय किस कंडीशन में, इस कंडीशन में कुछ जल देते हैं तो होता क्या, सूर्य की तरफ ही रोशनी करते हैं, लोटा ऊपर होता है, उससे जल डालते हैं नीचे, जल नीचे गिरता है। तो वो जल जब नीचे गिरता है, बात को समझना, जल जब नीचे गिरता है और सूर्य की जो रोशनी आती है वो उस जल को पार करते हुए जब हमारी आंखों में जाती है, तो सेम वही काम करती है जो सुबह 5 बजे का, सुबह 6 बजे का सूर्य जो होता है वो हमारी आंखों के लिए जितना फायदेमंद होता है, उस पानी से आने के बाद वो सूर्य की किरणें हमारी आंखों में सेम उसी प्रकार से जाती है। ठीक है, सूर्य की रोशनी ऐसा ना समझ लेना कि हर समय हमारे लिए लाभदायक है। मतलब अगर दोपहर में बैठे हो धूप में तब सूर्य को देख लो, वो नुकसान भी होता है। उसमें बहुत सी अल्ट्रावायलेट किरणें और अदर किरणें आती है जो कि हानिकारक होती है। लेकिन जब हम सुबह सुबह उठते के देखते हैं, सुबह सुबह उठकर, तो ये हानिकारक किरणें नहीं आ पाती हैं, सिर्फ जो अच्छी किरणें होती है वही आ पाती हैं। और जब हम सूर्य को जल देते हैं तब भी उस जल के माध्यम से हानिकारक किरणें रह जाती हैं और जो फायदेमंद किरणें होती हैं जो कि हमारे लिए ग्रुप विटामिन डी का कार्य करती है वो ही हमारी आंखों में जा पाती है। तो उसके पीछे का तार्किक रीजन ये है। ठीक है, तो यहाँ तक की भी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर किसी के पास इस तरह से अपने धार्मिक अभाव को लेकर के कोई भी डाउट हो तो उसको बता सकते हो। प्राचीन समय में तुमको हम और कुछ बातें बता दें। ठीक है, अपने यहाँ जो स्त्रियां थी उनकी बहुत अच्छी इज्जत थी। ठीक है, अगर कोई भी ये मानता है कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में जो औरतें थी उनके पास शिक्षा नहीं थी या उनके पास उनको सम्मान नहीं मिलता था, तो बिल्कुल गलत बात। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए वो सारे के सारे ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ ही जंगलों में तपस्या करते थे। क्योंकि देखो आज के समय में भी देखा होगा, तुम जब पूजा करने जाते हो तो पूजा करने में पत्नी को साथ में बैठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आपका विवाह नहीं हुआ तो आप अपवित्र माने जाते हो। दक्षिण भारत में एक मंदिर है जहां पर बगैर पत्नी के आप वहां पर एंट्री नहीं ले सकते, बगैर पत्नी के आपको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जब आपकी शादी हो गई है तो इसका मतलब आप पवित्र हो चुके हो और उसके बाद ही आप मंदिर जाते हो। कोई भी बड़ा अनुष्ठान होता है तो जिसकी शादी हो गई होती वही उस अनुष्ठान में बैठता है। हवन होता है तो हवन में वही व्यक्ति बैठेगा जिसकी शादी होती है और वो अपनी वाइफ के साथ बैठे। अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ के साथ ही बैठे। तो जो स्त्रियां हैं उनको बहुत ही उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है। देखिए अपने यहाँ आज के समय में क्या होता है, लड़कियों की थोड़ा सा जबरदस्त शादी करा दी जाती है, जबरदस्त। ठीक है, लेकिन पहले के समय में अगर हम बात करें तो लड़कियों के लिए स्वयंवर रचाया जाता था भाई, कि एक नहीं हजारों प्रदेशों के राजा जो होते थे, सैकड़ों प्रदेशों के राजा जो अपने आप में महारत हासिल रखते हैं, आकर के बैठो, अगर हमारी राजकुमारी या हमारी लड़की की इच्छा होगी तो वो तुमसे शादी करेगी। अगर तुम्हारे अंदर कोई गुण पसंद आया तो तुमसे शादी होगी, अन्यथा तुमसे नहीं होगी। बात समझ में आ रही? तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड जो हमारी प्राचीन औरतें थी, तुमने बहुत ही जैसे गार्गी, अपाला और बहुत ही विदुषी टाइप की जो औरतें थी उनके नाम से हुए। तो भाई उन्होंने अगर उनके नाम आए हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा अर्जित की थी। ठीक है, इसी तरह जो हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में जो कुलपति होती थी, जो वहां पर सबसे बड़े प्रिंसिपल होते थे, उनको कह सकते हो कुलपति होते थे। तो वहां पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके मतलब जिनके कुलपति जो थी वो महिलाएं थी, कुलपति जो थी महिलाएं थी। उस समय जो भारत में शिक्षा थी उसमें महिलाओं का बहुत ही ज्यादा योगदान था। ठीक है, उस समय अगर हम बात करें 2 फरवरी 1835, इस समय यहाँ पर जो लेडीज थी उनकी शिक्षा 57% थी और जो पुरुष थे उनकी शिक्षा मात्र 43%। इतनी शिक्षा। इसी के साथ ये कब की बात बताई जा रही, 2 फरवरी 1835। इसके साथ और बात है, इसके बाद भारत में 1881 में जनगणना हुई। भारत में 1881 में जनगणना हुई, तब जब इनका आंकड़ा निकाला गया तो भाई ये 53% निकले थे और ये 47% निकले थे। थोड़ा सा ही आंकड़ा जो है इनका आगे पीछे हुआ। ये कब की बात है, ये 2 फरवरी 1835 की है। 1835 की है, जब लॉर्ड मैकाले वहां पर खड़े होकर के ये सारी की सारी बातें वहां के लोगों को समझा और वहां के लोग बड़े ध्यानपूर्वक इस तरह की बातों को सुन रहे थे।
तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार की क्लास जो होगी वो आगे भी होगी, लेकिन जब इस वीडियो पर आपके 500 व्यूज हो जाएंगे तब हम सेम इसी तरह की एक और क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें फिर से इसी प्रकार की चीजों को जानेंगे कि वेस्टर्न कल्चर और यहाँ के कल्चर में कैसे परिवर्तन होता है, क्या क्या अंतर होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों के जितने भी अच्छे पुराने नए दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई, माता पिता, दूर के रिश्तेदार, पार के रिश्तेदार, दूर के दुश्मन, दोस्त के दुश्मन, पास के दुश्मन, जहां के भी दोस्त कुछ भी हो, उन सब के पास इस वीडियो को शेयर करें, उन सब के पास। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो को इतना ही रखा जाए, और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो सभी लोग एक बार बता दीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट सभी को। ठीक है।